नमस्कार भाइयों बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। जो लोग भी मुझे इस वीडियो में पूरे दुनिया भर से या फिर देश विदेश से या कहीं से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के अंदर 4,629 वैकेंसियां निकाली गई हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर रहेंगी। यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग जिलों में जो भी आपके अलग अलग जिलों के जो कोर्ट हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके अंदर पियोन, हमाल, इसके अलावा स्टीनोग्राफर और इसके अलावा जूनियर क्लर्क की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसकी संख्या मैंने आपको वैकेंसियों की बताई अभी। जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था, आपको पता होगा, हमने इसको डिस्कस किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर जाकर देख लो, जिसमें हमने बताया है आपको कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना है, कौन से पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसियां किस जिले में है, कितनी वैकेंसियां वो बताई गई हैं। साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि अप्लाई करने में फ़ायदा क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया, एग्ज़ाम का पैटर्न, इंटरव्यू, कितने मार्क्स का क्या क्या होगा, सारी जानकारी वहाँ दी गई है उस वीडियो में। वो वीडियो पूरी इस जॉब को डेडिकेटेड है, तो सभी लोग उस वीडियो को पहले देखें, समझें, उसके बाद इस वीडियो में आए। इस वीडियो में मेनली हम फॉर्म भरेंगे, जो कि महाराष्ट्र के बॉम्बे बॉम्बे नाम की जगह से हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे द्वारा रिलीज करा गया नोटिफिकेशन था, उसी के वेबसाइट पर ये फॉर्म भरा जा रहा है इस जॉब का, जिसको हम इस वीडियो में भर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और वेबसाइट पर आपको दिखेगा कि इंग्लिश में भी इनका नोटिफिकेशन है, मराठी भाषा में भी इनका नोटिफिकेशन है। आप अगर देखते हो तो ये अप्लाई करने का लिंक है, हम इसी पर जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे। अभी इस वीडियो में पूरा फॉर्म भरेंगे। अगर आप मान लीजिए पूरे भारत देश के अंदर मान लीजिए आप गुजरात, गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर कोई सी भी ऐसी गली मोहल्ले जिले या किसी भी ऐसी जगह में रह रहे हैं भारत देश में, तो आपको बता दूं ये सभी की सारी वैकेंसियां आप सभी के लिए होंगी, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट को एलिजिबल रखा गया है। अगर आपके पास नेशनैलिटी इंडिया की है तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। इतनी सी छोटी सी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं एक बार, इंग्लिश वाला। ये नोटिफिकेशन है, आप वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वैकेंसी जो पहले वाले रो में आपको दिख रही है, सिलेक्ट लिस्ट वाली, यही वैकेंसी आप सभी की है। वेट लिस्ट वाली वैकेंसियों के बारे में मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि ये वो वैकेंसियाँ रहेंगी जो सिलेक्ट लिस्ट में से ही होंगी। हालांकि इन वैकेंसियों में अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए वो कह रहा है कि अभी वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है या फिर उसको अभी वेटिंग लिस्ट में डाला गया, तो ऐसा वो मान सकता है कि हालांकि वो उसकी कंफर्म जॉब नहीं है। मतलब कि 568 में से 146 ऐसे स्टीनोग्राफर कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जो कि हो सकता है शायद उनको जॉब ना मिले, लेकिन बाकियों को मिल जाएगी। मतलब अगर आप इन वैकेंसियों में टोटल, इन वाली वैकेंसियों, ये जो टोटल इसका आएगा 4629, इसमें से अगर आप इन वाली वैकेंसियों को हटा दें तो जो वैकेंसी आपकी आ रही है वो कन्फर्म्ड फिल होंगी। हालांकि इन वैकेंसियों को भी बोला गया कि शायद ये वैकेंसियां फिल ना हो, वेट लिस्ट में आ जाए। हालांकि वेट लिस्ट और सिलेक्ट लिस्ट के बारे में डिटेल इसके नीचे भी दी गई थी, जो कि नोटिफिकेशन, अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको वेट लिस्ट और सिलेक्ट लिस्ट के बारे में एक एक जानकारी यहाँ दी गई है। मैं थोड़ा अगर आपको दिखाऊं तो जरूर दिखाना चाहूंगा इस जानकारी को। मैं थोड़ा इसमें आ जाता हूँ थोड़ा और नीचे। देखिए, ये वाले चारों पॉइंट जो आपके टी, यानी कि जो टी नंबर पॉइंट से शुरू होकर वी और ये डब्ल्यू वी तक जो सारे पॉइंट है, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना। ये सिलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट के बारे में एक्चुअल क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, जिनको भी इसके बारे में जानना हो। अब मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस हो चुका है, हम यहाँ पर अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सैलरी काफ़ी सही है, फ़ायदे भी हैं, जो लोग एलिजिबल हो अप्लाई करें इस वीडियो को देखते हुए। चलिए आप देखिए, ये आपके सामने लिंक आ चुका है। हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल प्रोसेस के साथ ही फॉर्म को यहाँ पर भरने वाले हैं।
इसको ऐसे क्लोज कर देना और ऐसे करके लिस्ट में ऐसे आई एग्री करेंगे सभी लोग। अब देखिए आपसे पूछा गया है आप मराठी भाषा में भी फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे भी आपने ऊपर देखा था मैंने इंग्लिश कर दिया था वहाँ पे आप उसको मराठी करके भी फॉर्म भर सकते हैं। सपोज इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल देते हैं। कैंडिडेट अपना नाम, मिडल नेम, सपोज जैसे यहाँ पर मिडल नेम आएगा और फिर लास्ट नेम डाल के ही आगे बढ़ेंगे। तीनों जानकारियां जरूर दें, अपने पूरे नाम को दें यहाँ पर। और हैव यू एवर चेंज योर नेम, हैज़ योर नेम चेंज, क्या आपका नाम चेंज हुआ है आज तक कभी जो आपने ऊपर दिया उसके अलावा। तो मैं जैसे अगर है तो आप यस कर सकते हैं, तो आप अपना नया नेम बता सकते हैं। जो अगर आपका चेंज हुआ, मान लीजिए आपका नाम ये था और अब कुछ और हुआ है, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। और अगर नहीं हुआ है तो नो कर दो। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई उनके बाय बर्थ कुछ और नेम होता है, उसकी स्पेलिंग्स या नेम्स में चेंजेस हो जाते हैं बाकी आने वाले समय पे। तो ऐसे लोग यहाँ पर अपने नाम दोनों ही दे सकते हैं, नए नेम को भी दे सकते हैं और पुराने वाले को भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर में आऊँगा। सबसे पहले मेरे से बोला गया है डेट चूज़ करने को। मैं थोड़ा इसमें और पीछे आ जाता हूँ, मैं इसमें ईयर में आऊँगा। सबसे पहले अक्टूबर कर दिया है मैंने यहाँ पे, अक्टूबर मंथ। और 2000, 2000 ईयर का, यानी 2000 जब ईयर चल रही थी इस दुनिया में, उस समय पे अक्टूबर के दिन, यहाँ पर अक्टूबर महीना आ गया है। और इसके बाद अब देखिए मैं इसमें डेट एक बार ढूंढ लूँ। देखिए 28 तारीख अक्टूबर की 2000 ईयर की, उस दिन यहाँ पर बर्थ हुआ मेरा, ये मैंने यहाँ बता दिया है। सेम इसके बाद यहाँ पर जेंडर बताया जाएगा, मेल फीमेल या अदर जो भी आपका हो आप बताएंगे यहाँ पे। अब इस नंबर को कंफर्म कर देते हैं। जो भी नंबर सभी लोग दे, सारी जानकारियाँ बिल्कुल करेक्ट देना सभी लोग। अल्टरनेट दूसरा कोई मोबाइल नंबर अगर कोई चाहे तो वो कैंडिडेट दे सकता है। यहाँ पर किसी को ऐसा नहीं है कि आप दूसरा नंबर नहीं दे सकते, आप सभी लोग दूसरा नंबर भी दे सकते हो। ईमेल आईडी दे दिया है, मोबाइल नंबर दे दिए हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सेंटर की चॉइस करनी है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मुझे जो है सारे सेंटर याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में ही रहेंगे। अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हैं भारत देश में, तो आप लोग इन जगहों पर जाकर अपना एग्ज़ाम को दे सकते हैं और जॉब भी आपकी यहीं होगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसमें। पहला हमने पुणे चूज़ करा है, पुणे महाराष्ट्र राज्य में जगह है। नागपुर भी वहीं पर है। और इसके अलावा मुंबई सिटी, ये तीनों मैंने अपनी चॉइस से चुने हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा ऐसे ही सेंटर लेना जो आसपास हो, तीनों सेंटर आसपास के लेना, तो इसमें जो है आपको फ़ायदा रहता है। जनरेट ओटीपी कर दिया, प्लीज़ एंटर द इमेज टैक्स। अब देखिए यहाँ पर एक इमेज में लिखा है, वो चीज़ ऐसे कैसी एंटर करनी है। आपके में भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो होने वाला है। इसको सबमिट कर देते हैं। अब हमको देखना है अपने मोबाइल नंबर पर कि हमारे को जो ओटीपी आया है वो हम यहाँ डालेंगे। देखिए ये ओटीपी कहाँ आया होगा, मैं आपको बता दूँ, ये ओटीपी मोबाइल नंबर पर आया होगा। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या ओटीपी आया है। तो जैसा कि हमने देखा कि ओटीपी हमारे को यहाँ पे आ चुका है। दो, अभी सबसे पहले मोबाइल नंबर वाला ओटीपी यहाँ डाला जाएगा जो कि है 6, और इस तरीके से है। ये ओटीपी डालने के बाद इसको वैलिडेट ओटीपी कर देना है आपको। ओटीपी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब कि यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है। आई एग्री क्लिक करेंगे सभी लोग। इसके बाद ये जो मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से सभी लोग डाल देना। इसके बाद हम री वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। अब बोला जा रहा है कि जैसे यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं सौरभ कुमार गुप्ता, ये नाम आ गया है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, और बर्थ आ गई है। उसके अलावा मेल जेंडर आ चुका है, नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ जा रही है। और इसके अलावा टेस्ट के प्रेफरेंस आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे पुणे मिलेगा, फिर नागपुर और मुंबई सिटी, ये आपके चॉइस प्रेफरेंस इस तरीके से मिल जाएंगे यहाँ पे।
अब ओके कर देते हैं। इसको सबमिट करने का डिटेल चेंज नहीं होगी, सेव कर दो यहाँ पर। और इसके बाद इस चीज़ को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्लियर तरीके से हो चुका है। ये सारे डिटेल आपको दिख रहे होंगे, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर। आप चाहे तो इसका फोटो जरूर ले, इमेज जरूर ले, स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि आप कभी जैसे लॉगिन करोगे इस चीज़ को तो आपसे ये चीज़ें मांगी जाएंगी, तो वहाँ पर आपको परेशानियाँ ना आए इस वजह से। तो मैं यहाँ पर अप्लाई पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई न्यू पोस्ट ऐसे आपको कर देना है। जैसा करता जा रहा हूँ सिर्फ वैसा वैसा ही आप सभी को फॉलो करना होगा। अप्लाई पोस्ट में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्टीनोग्राफर। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग से याद रखिएगा, यहाँ पर एक फॉर्म एक पोस्ट पर अलग से ही भरा जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई रोहन नाम का कैंडिडेट है और वो कह रहा है कि यार मैं तो ग्रेजुएट हूँ और मैं जो है लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो फिर मैं तो यार स्टीनोग्राफर, क्लर्क और पियोन तीनों की वैकेंसी ले सकता हूँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन तीनों की मेरी है। तो ऐसे में मैं क्या तीनों पे अप्लाई कर सकता हूँ? तो ऐसे में वो कैंडिडेट करेगा क्या कि उसको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, मतलब कि वो स्टीनोग्राफर का अलग अप्लाई करेगा, सेम जैसा भी आपको फॉर्म भर के बताया जा रहा है सेम आप स्टीनोग्राफर का अलग करिए, क्लर्क का अलग करिए और पियोन का अलग करिए। याद रखिएगा दोनों का फॉर्म फिलअप अलग होगा, फीस पेमेंट अलग होगा, फॉर्म का जो एक्चुअल सबमिटेड फॉर्म दिखेगा प्रिंट वाले समय पे वो भी अलग ही दिखेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही फॉर्म में दिख रहा है कि इस कैंडिडेट ने इन तीनों पोस्ट पर अप्लाई किया, सबके फॉर्म अलग अलग होंगे। ठीक है। और हाँ, एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पे बिल्कुल अप्लाई कर सकता है अगर वो क्वालिफिकेशन रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है, रखती है, मेल फीमेल कोई भी। लेकिन एक ही फॉर्म, अगर एक ही पोस्ट पे एक से ज़्यादा फॉर्म भरोगे तो आपके कंडीशन ये रहेगी कि लास्ट फॉर्म सिलेक्ट होगा, पीछे वाले सारे कैंसिल होंगे, सेम पोस्ट पे अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भर देते हो। ठीक है। अब मैं स्टीनोग्राफर पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं जिस डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करूँगा मेरे को उसी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी मिलेगी। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी चेक करना सभी लोग अपने ज़िले में कितनी वैकेंसी है। मेनली अगर आप ये आपको कोई इशू नहीं है कि आप कहीं भी जाकर कर सकते हो जॉब, तो मेरा मानना ये रहेगा कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ अप्लाई करो, या जिस कोर्ट में आपने देखा होगा कि किस कोर्ट में फैसिलिटी सही है ऐसे में अप्लाई करो। या फिर आप ये देखो कि जिसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा है उसको उस वाले में भर दो। तो मैं यहाँ पर थाने, ये थाने नाम की जगह है महाराष्ट्र राज्य में, वहाँ का कर दिया है मैंने। मदर नेम पूछ रहे हैं, मदर नेम बता देते हैं भाई यहाँ पे। फादर नेम पूछा जा रहा है तो फादर नेम भी हम यहाँ दे देंगे। उसके बाद आपसे बोला गया है कि मैरिटल स्टेटस बताओ, यानी आप देख लो शादीशुदा हो कैंडिडेट, ना भी हो शादीशुदा, या फिर विधवा हो, विडो हो, या विडोवर हो, या फिर डाइवोर्सी हो, किसी का तलाक हो गया है ऐसा कोई है, या फिर वो जुडिशियली मतलब कि मान लीजिए वो कानूनी तरीके से वो लोग अलग रह रहे हैं ऐसे लोग, या फिर शादी होने के बाद वो डाइवोर्स हो चुके हैं उनके बीच में आपस में, मेल महिला पुरुष दोनों में, या फिर ऐसे लोग जो शादीशुदा नहीं है शादीशुदा हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको कंडीशनें दिख रही हैं। चलिए, नेशनैलिटी में आप जैसे अदर करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। देखिए मैंने पहले ही क्लियर करा था इस चीज़ को, यही चीज़ आएगी, तो इसलिए आप इंडियन ही चूज़ करेंगे। अदर वो एक क्लियर कर रहे हैं कि भाई दूसरे, अगर दूसरे देश वाले इस पे आ गए हैं फॉर्म पे तो उनको क्लियर करा जा रहा है कि भाई इंडियन लिखा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आप अदर करते हो तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एंड दिस जॉब। कास्ट एंड कैटेगरी में आप देखो तो एससी है, एसटी है। आपको बता दूं नोमैडिक ट्राइब BCD करके जो है वहाँ पर कैटेगरी है, जो कि उसी राज्य की है महाराष्ट्र में। और स्पेशल बैकवर्ड क्लास है SBC और OBC है। ओपन है एक रिजर्व अनरिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी वाले कैंडिडेट UR पे करेंगे। सपोज आप EWS हैं तो आप ओपन वाले में चले जाना। हालांकि अगर आप दूसरे राज्य में हो तो आप लोगों को यही वाली कैटेगरी चूज़ करनी है जो मैंने यहाँ करी है। डू यू हैव पैन कार्ड, तो मैंने बोला नो भाई मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास वोटर ID कार्ड भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, बैंक का पासबुक भी नहीं है। अब मैं बोलूँगा, तो मैं इसमें से टिक कर देता हूँ मेरे पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये बताया। तो कह रहे हैं कम से कम एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जरूर दो, मतलब एक ऐसा प्रूफ दो, ऐसी आइडेंटिटी जरूर दो, इनमें से कोई एक आपके पास होनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ,
मैं इसमें ड्राइविंग लाइसेंस दे देता हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम ऐसी चीज़ दें जिसमें हमारी ज़्यादा प्राइवेसी ना पहुँचे लोगों तक, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, बैंक पासबुक दे देता हूँ। अकाउंट होल्डर नाम बता दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, बैंक का नाम पूछ रहे हैं तो बैंक का नाम बता देते हैं, SBI। अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है तो ये अकाउंट नंबर दे दिया। इसके बाद हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और डिटेल सारी सेव हो जाएंगी। अगर डिसेबल कैंडिडेट होंगे आप तो यस करना, नहीं तो नो करना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप राज्य सरकार के या फिर पूरे देश की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं क्या? तो मैंने बोल दिया नो भाई, मैं नहीं हूँ। फिर डज एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर वर्क इन, क्या मतलब आपके परिवार में कोई भी ऐसा न्यायपालिकेत, मतलब आपके परिवार में कोई ऐसा है जो कि जुडिशियरी काम कर रहा है, मतलब कि न्यायपालिकाओं में काम कर रहा है, ऐसा कोई है क्या? तो मैंने बोला भाई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। फिर इस तरीके से आपको बताना है कि आपके खिलाफ कभी क्रिमिनल केस हुआ है क्या, आपको कभी अरेस्ट करा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। कि आपको कभी अरेस्ट करा गया क्या? तो मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर चला है या नहीं, उसके उसमें आप दोषी थे क्या, वो सारी चीज़ें। तो ये सारे पॉइंट आप रीड करना, और जिसके ऊपर ऐसा नहीं लागू होता नो कर देना, जिसके ऊपर है वो यस करना। क्या आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया में फेस कर रहे हो? मैंने बोला नहीं। तो इस तरीके से नहीं नहीं करके हम नो नो करके हम इसको आगे बढ़ेंगे, ओके कर देंगे। एड्रेस लाइन पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिया भाई, A14। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मयूर विहार। मयूर विहार से मैंने जैसे A ब्लॉक के 14 नंबर घर में मयूर विहार में मैं रह रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से फॉर्म भरा। अभी इसमें मैंने क्या है, देश का बोला इन्होंने, मैंने बोल दिया इंडिया। ये एड्रेस के लिए था, स्टेट में बोल रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे मैं दिल्ली NCR में हूँ तो मैंने वहाँ का भर दिया है। सिटी पूछ रहे हैं, मैंने बोल दिया न्यू दिल्ली है। पिन कोड पूछा जा रहा है तो पिन कोड बता दिया, ये पिन कोड है भाई। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हाँ, अब देखिए अब मैं बोलूँगा हाँ भाई, मेरे दोनों एड्रेस सेम है। किसी का अगर मान लीजिए दो तरह के एड्रेस हो तो वो दोनों एड्रेस दे सकते हैं, ओके कर दो। आपसे पूछा जा रहा है क्या आप लिख पढ़ और बोल सकते हो मराठी लैंग्वेज, तो आप अगर जैसे मान लीजिए नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, यानी आपका मराठी लैंग्वेज होना आना जरूरी रहेगा। तो मैंने बोल दिया यस। अभी मान लीजिए किसी के पास अभी नहीं आती हो तो सपोज आप सीख लीजिए ना, ऑनलाइन में आपको बहुत जगह ऐसे मिल जाएंगे जो लोग सिखा रहे हैं मराठी लैंग्वेज को, उसको सीखो और फिर अपना फॉर्म भर दो। अब पूछा जाएगा कि आपके पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी वाला है, मतलब कि आपको MS ऑफिस MS वर्ड चलाना आता है, उसका सर्टिफिकेट जो है वो किसके द्वारा मिला है आपको? तो इनमें से आपको कहीं ना कहीं से वो मिला होगा। याद रखिएगा ये जरूर आपके पास होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो इसमें आप इसमें शायद, अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे स्टेनोग्राफर में। हालांकि क्लर्क में भी यही चीज़ लागू हो जाएगी। चलिए अब पूछ रहा है सर्टिफिकेट ईयर, कौन से सर्टिफिकेट कौन सी ईयर में सर्टिफिकेट मिला? तो मैंने यहाँ बता दिया है कि जो है वो 2020 के नवंबर के 10 तारीख में मुझे वो सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, अब अब मेरे से बोला गया कि आपके पास एक टाइपिंग कोर्स का भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया हाँ भाई है। सपोज मैं यहाँ नो करता हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा। तो याद रखिएगा सभी लोगों के पास टाइपिंग टेस्ट का भी सर्टिफिकेट हो। अब आपसे बोले, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपको बतानी है, कि इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है आपकी वो कितनी है इनमें से। मैंने बोल दिया भाई 60 है। सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो मेरे को ITI का हुआ है। मार्क्स जो मेरे आए हैं वो मेरे 148 मार्क्स आए हैं, जो कि मेरे 200 में से आए। और ग्रेड ग्रेड मैंने बोल दिया भाई A ग्रेड आया है। और सर्टिफिकेट ईयर यहाँ पे पूछ रहे हैं इसकी, तो मैंने बता दिया है 2020 में दिसंबर के 29 तारीख में आ गया। अब इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो आपकी थी, यही सेम चीज़ भरी जाएगी आपकी दोबारा यहाँ पर।
डिफरेंट। अब आपको दूसरे तरह की सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। सपोज मैंने बोल दिया कि इतनी स्पीड भी है मेरी, इसका भी सर्टिफिकेट मिला है, तो इस तरीके से। अब याद रखिए ये आप खाली छोड़ सकते हैं, मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट वाले लोग हैं तो इस तरीके से भर देंगे, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। मराठी स्पीड वालों में भी एक आपको देना होगा, मैं आपको दिखा दूँ। मराठी में भी आपका मराठी टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और इसमें आपका जहाँ से भी सर्टिफिकेट वेरीफाइड हुआ है, मिला है, वो आप बताएंगे। मेरे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 256 आए, जो कि 300 में से रहे, और ग्रेड मेरा यहाँ पर ए रहा। और ये ईयर जो था इसमें जो मिला था वो 2021 का था, और अक्टूबर महीने के 26 तारीख का था, इस तरीके से बताया। फिर और भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट हो मराठी टाइपिंग स्पीड के, आप दे सकते हो। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी आपको एक देना जरूरी रहेगा, तो सभी को हर एक फील्ड में अपना एक देना है। मैंने बोला कि भाई मेरी 120 वर्ड पर मिनट में जो है शॉर्ट हैंड में कर लेता हूँ, जिनका भी जो भी है एक्चुअल वाला देना जो सर्टिफिकेट पर मैंशनड हो। ठीक है, इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखेंगे। 178 यहाँ पर जो है मार्क्स आए, जो कि 200 में से आए, तो इस हिसाब से मेरा ग्रेड वहाँ पर ए रहा था। और ये कौन से ईयर में मिला, तो ये मुझे 2021 वाले ईयर में मिला था, तो मैं यहाँ बता दूंगा। ये मुझे फेबररी में मिल गया था, 15 फेब में। तो मैंने इस तरीके से बताया। चलिए इसके और आगे आते हैं। मराठी शॉर्ट हैंड स्पीड पूछी जाए आपसे कि आपकी क्या स्पीड है, तो वहाँ पे मैंने बताया कि 100 WPM है, और इसमें मेरे को GCC द्वारा जो है इसमें सर्टिफिकेट मिला, और इसमें मेरे 346 नंबर आए 400 में से, और ग्रेड वहाँ पर ए रहा। और जो ईयर था, जिस ईयर में मिला, वो ईयर जो थी वो 2021 के ही नवंबर के महीने के 28 तारीख में मुझे वो मिल गया। तो इस तरीके से सारी जानकारी आपको दे देनी है। अब इसके बाद पूछा जाएगा टेंथ की बताओ, टेंथ आपने कहाँ से करी। CBSE बताया है मैंने यहाँ पर। स्कूल का नाम पूछ रहे तो मैंने बोल दिया भाई केंद्र विद्यालय बताया मैंने यहाँ पर। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कि आपका मार्क्स आया, CGP आया, क्या आया, तो मैंने बोला भाई परसेंटेज आए थे मेरे यहाँ पर, जो कि मार्क्स मेरे आए थे 456, जो कि मेरे 500 में से मार्क्स रहे टेंथ में, जिसके रिगार्डिंग मेरा परसेंटेज 91.2 आया। और ये मैंने करा, कब किया वो सब मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने 2017 में किया, तो 2017 वाले ईयर में आएंगे, मई में आएंगे। तो ये मई आ गया, मई 2017 का आ चुका है इस तरीके से। अब 12वीं का डिटेल जरूरी नहीं है, यहाँ पर खाली छोड़ा जा सकता है, इसमें आप देख रहे हो। टेंथ का जरूर देंगे सभी लोग, टेंथ का दे दिया गया है। और डिप्लोमा अगर किसी ने करा है, ये वो है जो अगर आपने एक्स्ट्रा करे हैं, सारी डिटेल चाहो तो दे दो। ग्रेजुएशन जरूरी रहेगी तो वो आपको देनी होगी। सपोज किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से करा, तो मैंने बोला भाई DU से करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा। और इसमें पासिंग ईयर जो था वो 2022 का था, जून के महीने में कर दिया। और परसेंटेज में मार्क्स आ गए जो कि मेरे 768 आए, जो कि 800 में से आए। परसेंटेज यहाँ आ चुकी है 96। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल्स दे सकते हो, लॉ ग्रेजुएट दे सकते हो। कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, मैंने बोला नहीं हूँ, तो ऐसे में कोई मना नहीं करेगा। LLB वाले ही सिर्फ जॉब लेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि कोर्ट की जॉब है तो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट जॉब ले रहे हैं इसको। आप अगर कोई भी डिग्री पास्ड हैं, वो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा वो लोग लॉ वालों को पहले देंगे, अगर लॉ वाले कैंडिडेट होंगे तो पहले उनको जॉब मिलेगी, फिर दूसरे ग्रेजुएट्स को जॉब मिलेगी। एक्सपीरियंस का पूछ रहे हैं तो भाई मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर किसी का रहा हो कोई बता सकते हैं अपना। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फॉर रॉ 2 अंडर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड। अभी देखिए मेरे से बोला गया इंग्लिश टाइपिंग स्पीड की रॉ 2 की डिटेल जो है आपने पूरी नहीं करी। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में ये रहा। अब इसमें अगर देखें ये वाले की कह रहे हैं ये, तो हाँ इसको फिल कर देते हैं, मैंने बता दिया ये वाला। 123 आए मार्क्स, जो कि 150 में से आए, ग्रेड ए रहा। 2020 जून, और 16 जून 2020 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब हो जाएगा। अब मैं एक बार फिर से इस चीज़ को करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट।
अच्छा ठीक है। तो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 रहेगी। अगर आप देखिए मैंने अगर यहाँ पर 30 कर दिया है या उससे कम कर दिया है तो उसको एक बार करेक्ट करेंगे। 60 रहेगा और इसको भी हम 40 कर देंगे। इनमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ करेक्शन रहेगा। मिनिमम 30 जो है WPM मराठी टाइपिंग स्पीड चाहिए मराठी में। अभी देखिए मराठी में भी इनका कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर हमने 30 कर दिया है। 100 WPM इंग्लिश शॉर्ट हैंड में चाहिए, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड को भी हम सुधार लेते हैं थोड़ा। 100 कर लिया इसको। इसके बाद मराठी शॉर्ट हैंड में ये बताएंगे। इसको 80 कर देंगे। अब एक बार हम सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं और देखिए अब सारा कुछ आ चुका है, वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो वो अब मैं जो अभी चेंज कर रहा था 80 वर्ड पर मिनट, अभी मेरे ज़्यादा वर्ड पर मिनट भी हैं अगर, तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा जो ये लोग अपनी एलिजिबिलिटी में रख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये करेक्शन अभी किया गया। तो आप लोगों को इस तरीके से कर देना है। अगर मान लीजिए आपकी वर्ड पर मिनट ज़्यादा है, हर मिनट में आप ज़्यादा वर्ड टाइप कर पा रहे हो, शॉर्ट हैंड में भी कर पा रहे हो, तो ऐसे में आप क्या करो, ऐसे में जो ये कह रहे हैं ना उतना ही लिमिट रखो उसका। जैसे मैंने वहाँ पर अपने ज़्यादा वाले थे तो मैंने वो बताए, तो वो कह रहे हैं नहीं, एलिजिबिलिटी जितनी है उतना ही बताओ। वो वहाँ पर ऐसा कहा गया। यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड होगी 80 से 100 KB के बीच में। JPEG या JPG फॉर्मेट यहाँ पर एक्सेप्ट करे जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद साइन अपलोड करते हैं इस पर क्लिक करके, और यहाँ से हम ये साइन लेते हैं और इसको अपलोड यहाँ कर देते हैं। तो इस तरीके से साइन भी अपलोड हो गया, आप देख सकते हो। अब इसके आगे आप देखोगे यहाँ पर ये साइन आ चुका है, और मैं इसको अगर कट करता हूँ तो यहाँ पर व्यू करने के लिए भी आ चुका है कि मैं इसको देख सकता हूँ। तो आप देख रहे हो ये साइन। इसके आगे थोड़ा और आगे बढ़े तो ये कह रहे हैं एक आईडी प्रूफ के तौर पर एक डॉक्यूमेंट दो। तो हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ पे देंगे। याद रखिएगा उसका फाइल साइज जो आपको बताया गया यहाँ पे, उसका जो है 2 MB तक का भी साइज हो सकता है। और फॉर्मेट उसका PDF या बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो ये एक सिलेबस अपलोड कर दिया है मैंने। और अगर इसको व्यू करना चाहें तो अभी व्यू का ऑप्शन आती है, हम इसको व्यू भी कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूँ इसमें। तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने को कह रहे हैं, उसमें भी आपका 2 MB तक का मैक्सिमम साइज़ बोल रहे हैं और कोई भी फॉर्मेट उसका ले सकते हैं ये। तो थोड़ा और आगे आते हैं इसमें। याद रखिएगा 100 KB से थोड़ा ऊपर चलें और 200 KB से कम में रखें, इस तरीके का साइज़ रख के बना के चलेंगे उसको। तो आप सभी लोग इसमें जो है डाल पाएंगे इस चीज़ को। अब मैं देखिए यहाँ पर एक अडेंडम करके एक नोटिस डाला है मैंने, CGL का है ये, SSC CGL में। तो मैंने इस तरीके से इसको डाल दिया। अब इसको कैंसिल कर देंगे और आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ पर व्यू के ऑप्शन आने लग गए हैं। मैं इसको देखूँ तो देखिए मैं इसको व्यू कर पाऊँगा। ये सिलेबस अपलोड किया गया। फिर इसके आगे हम चलें। अब देखिए जहाँ पर स्टार है उस चीज़ को तो ज़रूर अपलोड करिए। जिनमें स्टार नहीं है, सपोज 12th का मार्कशीट देना है दीजिए, नहीं देना कोई इसमें आपको कहा नहीं जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन में आप ज़रूर दीजिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी है अपनी जॉब के लिए यहाँ पर ले ही रहे हैं, उन चीज़ों को आप सभी लोग ज़रूर अपलोड करना, क्योंकि वो चीज़ आपसे ली ही जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने लास्ट जो इसमें डाला वो ये डाला कि 10th का मार्कशीट अपलोड होगा। उसके बाद 12th का आप मत दो, वो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ग्रेजुएशन का आपको यहाँ देना है। तो ग्रेजुएशन के ऊपर चले जाते हैं और इसमें भी अपलोड कर देते हैं। ये वो मार्कशीट्स रहेंगी जो देनी ज़रूरी होंगी, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने ज़रूरी होंगे जिन पर भी स्टार है। जैसे ये एक फ़ाइल है, इसको ले लिया है मैंने यहाँ पर और इसको मैंने इस तरीके से जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया। अगर आप देखें तो ये फाइल भी यहाँ आ गई है। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। इसको आपको व्यू कर लेना है, जिसको भी अगर देखने हो आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद देख लो। 1000 रुपीज़ आप यहाँ देख सकते हो कि फॉर्म का फीस यहाँ दिखाया गया कि इतने रुपये आपको पे करने होंगे। मतलब ये है कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में होता और महाराष्ट्र राज्य का नागरिक होता या होती, महिला पुरुष या कोई भी लोग, तो वो सभी लोग
₹900 पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिखा आ चुका है कि आई सौरभ कुमार गुप्ता हेयर बाय डिक्लेयर दैट, कि सारी डिटेल जो दी गई वो सारी सही दी गई हैं। आप देखें तो ये पूरी डिटेल सारी सही दी है। इनको आपको एग्री करना है, जिससे कि बाद में अगर देखें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आपको बोला गया कि आपसे बोला गया कि यार आपने ये चीज़ गलत दी है, तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। तो सारे डिटेल आपको यहाँ से करेक्टली भरने हैं। प्रीव्यू लोग कर सकते हैं, करना चाहें तो। मैं यहाँ डायरेक्ट सबमिट कर देता हूँ। अब एसबीआई स्टेट बैंक द्वारा एक ई पे द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके अंदर आप इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर या तो यूपीआई और इन ऑप्शन से जा सकता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग का भी अच्छा ही है, आपको जो सही लगे वहाँ से आप जाओ। तो मैं यहाँ इंटरनेट बैंकिंग करता हूँ अगर, तो बैंक सिलेक्ट करा जाएगा सबसे पहले, और इस तरीके से जो है पेमेंट होगी। हाँ, मैं यहाँ पर यूपीआई से भी कर सकता हूँ। तो यूपीआई में मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करूँगा। ठीक है, मैंने पे नाउ कर दिया है और इसको सेव करा, और इसके बाद एक क्यूआर एक कोड सा आ गया है। अभी देखिए पेमेंट फेल हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला अभी ये एप्लीकेशन में जो है पेमेंट फेल हुई है। इस बार एक बार दोबारा यहाँ पर हम इसी में आएंगे फॉर्म पर, और इसको एक बार कट कर देते हैं। अब गो टू एप्लीकेशन में दोबारा आएंगे, एकदम से सर्वर वहाँ पर फेल हुआ। अभी दोबारा इस तरीके से जा रहे हैं हम उधर को। देखिए ये सारी डिटेल हो चुकी थी। क्वालिफिकेशन वाले में भी हमें सारा कुछ कर चुके थे, याद होगा आप सभी लोगों को। हम यहाँ तक आ गए थे। हाँ, अब इसमें एक बार दोबारा से हम इसमें सब पे टिक कर लेते हैं भाई। अब इसमें सबमिट पे जाते हैं हम एक बार फिर से, और इसमें फिर से दोबारा हम यूपीआई क्लिक कर देंगे, और फिर हम कहेंगे क्यूआर कोड स्कैन करना है हमें। पे नाउ कर देंगे फिर से, और ये क्यूआर कोड आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो फिर फेल्ड हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण ये हो सकते हैं कि आपको फिर इसका मतलब दूसरे ऑप्शन से फीस पेमेंट करनी है। सिंपल सा प्रोसेस है, क्यूआर कोड से नहीं हो रहा, अकाउंट नंबर डाल के कर लो। जैसे भी आपको सही लगे वहाँ से आप पेमेंट करके जो है सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर पाओगे, और उसके बाद फॉर्म का प्रिंट लेके रख लेना। बस इतना सा आप करोगे, आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा जॉब पे। बहुत अच्छी जॉब है, सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए। चलिए, ये तो हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। आपको ऐसा कुछ रहा हो फॉर्म भरने में समझ ना आया हो, कमेंट में बताइएगा। और इस जानकारी को देश विदेश पूरे दुनिया में, स्पेशली भारत देश के हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, हर जगह पर पहुंचाइएगा। शेयर करके पहुंचाइएगा। जैसे भी आपको लगे आप उसको पहुंचा सकते हैं। चलिए, आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।